हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो टॉक्स जारी हैं, जो मुज़ाकरात के दौर जारी हैं, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि चौथा दौर जो है वो शुरू हो चुका है इन मुज़ाकरात का। तीसरा दौर लेकिन 18 घंटे जारी रहा और कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि ये बेनतीजा ही निकला ये तीसरा दौर। और रॉयटर्स ने भी बल्कि कुछ इसी तरह से रिपोर्ट किया है कि ये जो एक लॉन्ग टर्म ट्रूस जो है होने जा रही थी, इट एंडेड विदाउट अ रेजोल्यूशन। तो ये तीसरा दौर जो है वो नाकाम ही रहा। नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या बताई जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद है वो कोई बहुत अफगानिस्तान का बहुत हाई फाई डेलीगेशन मौजूद नहीं है। टेक्निकल कमेटी कहा जा रहा है इसको कि वो बैठेगी और वो जो है वो बात करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो इनिशियली एक एग्रीमेंट हो चुका था उस पर अब आगे कैसे बढ़ना है, किस प्रोसेस के थ्रू बढ़ना है, क्या सिक्योरिटी मामलात होंगे, वो टेक्निकल इशूज जो है वो ये कमेटी डिस्कस करेगी। इस कमेटी में कौन मौजूद है? इसमें अनस हकानी है जो कि उनके मेन नेगोशिएटर हैं, सोहेल शाहीन है जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, और नूरुल्लाह नूर हैं वो भी डेप्यूटी मिनिस्टर हैं। तो कोई फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री लेवल पे जो है वो इस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं है इन मामलात के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट समझी जा रही है। तो क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये बेनतीजा रहे? ज़राए का कहना है कि ये जो मशवरे लिए जा रहे हैं वहाँ पर बैठकर काबुल से, बात बात पर जो है वहाँ पर खुद वो कहते हैं कि हम वहाँ पर फ़ोन करेंगे और वहाँ से जो है वो मशवरे लेंगे, और हर चीज़ जो है जब वो रखी जाती है सामने तो वो पहले वहाँ काबुल में जाती है, उनसे पूछा जाता है और फिर जो है वो यहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो वहाँ से जो मशवरे आ रहे हैं और जिनको कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही इलॉजिकल किस्म के जो है वो मशवरे और इलीगल एडवाइसेस जो है वो वहाँ से दी जा रही हैं काबुल की तरफ से, और यही मेन वजह है कि ये मामला जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अजीब अजीब सी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि आप जो ये रेफ्यूजीज जो है वो भेज रहे हैं इतनी तेज़ी से, उनको इतनी तेज़ी से ना भेजें। कभी वो ड्यूरेंट लाइन पर कहते हैं चलें बात कर लें, कभी वो कहते हैं हमें रिकग्नाइज कर लें। तो ये तमाम जो ये डिप्लोमेटिक इशूज़ हैं उनको बताया गया है कि ये सिक्योरिटी मीटिंग्स हैं, ये डिप्लोमेटिक मीटिंग्स नहीं हैं। तो जो मामलात हैं उसी पर फोकस रहे, और वो एक ही है, जो डिमांड है उसी पर फोकस रहने की ज़रूरत है, और वो ये है कि आप तहरीक तालिबान और इस किस्म के जो दूसरे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं आप उन पर कंट्रोल करें। वो आपकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आप वहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है, तो आप जो है वो उनको कंट्रोल करें ताकि ये दहशतगर्दी का जो है वो ख़ात्मा हो सके। तो ये एक ही डिमांड है पाकिस्तान की पहले दिन से, लेकिन वहाँ से अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। वैसे भी शुरू से कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि बहुत नॉन सीरियस सा जो है वो एटीट्यूड उनका नज़र आ रहा है, कोई सीरियसनेस जो है वो जब वो बात करने बैठते हैं तो नज़र नहीं आती। हालांकि कतर और टर्की बहुत ज़्यादा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं कि कुछ मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाए। हम जानते हैं कतर का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो अफगानिस्तान पर है। तो लेट्स सी कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं। बल्कि एक नई डिमांड जो है वो भी उन्होंने दे दी अफगानिस्तान ने कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शुड नॉट अलाउ यूएस ड्रोन्स टू एंटर अफगानिस्तान फ्रॉम इट्स एयर स्पेस। तो ये भी एक डिमांड जो है वो लेटेस्ट डिमांड जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आई है। तो मामला ये है कि जो मेन इशू है, जो मेन डिमांड है जिसकी वजह से ये टॉक्स शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से ये मामलात इस तक पहुँचे हैं और इतने 18-18 20-20 घंटे जो है वो बात हो रही है, वो इशू एक ही है, और वो ये है कि जो टीटीपी या जो दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन उस पर बात करने के बजाय आए बाएँ शाएँ हो रही है और दूसरी बातें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लास्ट एफर्ट जो है वो फिर भी हम करेंगे और फाइनल राउंड की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने तो फैसला कर लिया है कि चाहे कितने दिन भी लगें ये मामला जो है वो तय करके ही इस दफ़ा उठा जाएगा। तो उसको बड़ी क्लैरिटी है कि इसको जो है वो हल किया जाएगा, और जो अपनी डिमांड है उससे किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हटा जाएगा। सो लेट्स सी कि किस तरफ जो है वो होपफुली ये जल्द ही ये मामला जो है वो हल हो जाए। काफ़ी सेंसिटिव जो है वो ये इशू बन चुका है दोनों अतराफ के लिए। इसके अलावा जी कश्मीर में क्या चल रहा है? जी कश्मीर में ये चल रहा है कि कश्मीर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। अब कश्मीर की लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज यानी मंगल के रोज़ 2 बजे तक अनवारुल हक को टाइम दिया गया था कि भाई आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप रिज़ाइन कर जाएं। आपके पास जो वहाँ के पीएम है आपके पास नंबर पूरे नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है। और पीपीपी ये क्लेम कर रही थी कि जो 52 लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर है उसमें से उनके पास मेजॉरिटी जो है वो उनके पास मौजूद है। बल्कि वो तो ये क्लेम कर रहे हैं 2 दिन से कि उनके पास 36 का नंबर जो है वो मौजूद है। पीएम
PMLN نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم عدم اعتماد اگر PPP لے کر آتی ہے ہم ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. PPP نے اپنے جو نامینیشنز ہیں PM کے لیے وہ بھی دے دیے ہیں. لطیف اکبر کا نام آیا ہے, چودھری یاسین کا نام آیا ہے, سردار یعقوب کا نام آیا ہے. لیکن ہوا یہ, اور آج اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, ایک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی جس کو جو ہے وہ احسن اقبال صاحب ہیڈ کر رہے تھے, رانا ثناء اللہ بھی اس میں موجود تھے, امیر مقام جو ہیں کشمیر افیئرز منسٹر وہ بھی اس میں موجود تھے. اس کے علاوہ جو AJK کے PMLN کے پریزیڈنٹ ہیں شاہ غلام قادر وہ بھی جو ہے وہ اس میں موجود تھے. لیکن اب جو آپشن دیا گیا انوار الحق کو وہ یہ کہ وہ 2 بجے تک جو ہے وہ اس سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائے. ان کو ایک آنریبل ایگزٹ جو ہے وہ دیا جا رہا تھا, تو لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس نمبر اور سپورٹ نہیں ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ ریزائن نہیں کیا ہے. اب انہوں نے کیوں ریزائن نہیں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن اور وہ کیا سوچ رہے ہیں جب ان کے پاس نمبر ہی موجود نہیں ہے, اور وہ کیوں ریزائن نہیں کرے, سو واٹ از گوئنگ آن ان ہز مائنڈ, وہ اس پر بھی بات کریں گے. لیکن PPP اس وقت کیوں اتنی زیادہ اتاولی ہو رہی ہے کہ وہ یہ حکومت جو ہے وہ لے لے, وہ چلا لے کچھ 6-8 مہینے, کیوں یہ 6-8 مہینے جو ہیں اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ آبویسلی ہر چیز جو ہے وہ گھوم پھر کے آ جاتی ہے پیسے پر, فنڈز پر, اور اس وقت بھی یہی معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ کوئی 10 بلین روپے کا فنڈ جو ہے وہ AJK کے پاس ہے, AJK کی حکومت کے پاس, جو کہ ان یوزڈ ہے, ان یوٹیلائزڈ ہے, اس کو یوز نہیں کیا گیا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کو, اور PPP کی بھی نظریں جو ہیں وہ اسی پر لگی ہوئی ہیں کہ اس کو یوز کریں, اس کو استعمال کیا جائے, اور پھر اس طرح سے اگلے الیکشن تک جو ہے وہ اپنے لیے ایک سپورٹ جو ہے وہ کریٹ کی جا سکے. فیصل راٹھوڑ صاحب بھی حامد میر کے شو میں کہہ چکے ہیں کہ ووٹرز ناراض ہیں, وہ ناراض ہو کر ایکشن کمیٹی میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, جا چکے ہیں, ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو یہ 6-8 مہینے میں PPP چاہتی ہے کہ ان فنڈز کو استعمال کر اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک سپورٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پر فنڈز کے علاوہ 6000 سرکاری ویکنسیز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, جاب ویکنسیز بھی موجود ہیں جو کہ اس وقت یوٹیلائز نہیں ہوئی ہیں, تو اس پر بھی نظریں ہیں. اور 6000 تو ویکنسیز ہیں, PPP تو 18000 بھی جو ہے وہ اس پہ لوگوں کو نوکری دے سکتا ہے, کون سے یہ کام جو ہے وہ میرٹ پر ہوتے ہیں. تو یہ بھی ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اس کو بھی استعمال کر اگلے الیکشن تک اپنے لیے ایک سپورٹ جو ہے وہ لا سکتے ہیں. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں, اور ایسا لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہیں جو کہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہے, وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے, اور ایک نیریٹو جو ہے وہ بن جائے گا کہ دیکھیں مجھے جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا گیا, اور مجھے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا, اور نو کانفیڈنس جو ہے وہ لے آئے میرے اگینسٹ. دوسرا یہ کہ فنڈز جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ ایسا خیال آئے کہ وہ فنڈز استعمال کر کے لائلٹی خریدنے کے لیے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں ان کو جاری کر دیں اس وقت. تو 10 بلین روپے کا یہ فنڈ جو ہے وہ اس کے ارد گرد فی الحال جو ہے وہ کشمیر کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کی سیاست جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اب یہ الیکشن کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو جولائی میں مدت پوری ہو جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اپریل میں بھی یہ الیکشن جو ہے وہ کروا دیا جائے. اب اپریل کا نمبر جو ہے وہ کیوں آ رہا ہے, وہ اپریل کا نمبر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اپریل میں جو ہے وہ نادرا ان کی اپڈیٹڈ ووٹر لسٹ جو ہے وہ جاری کرے گا, جو کہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کشمیر کی ایکشن کمیٹی کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سارے گوسٹ ووٹرز ہیں, ان کو نکالا جائے, جو ینگ ووٹرز ہیں ان کو ایڈ کیا جائے, اور اس طرح سے جو ہے وہ ووٹر لسٹ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے. تو یہ ان کی ایک بہت پرانی اور بہت بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے جس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. ویسے تو AJK کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, لیکن وہ ان کولیبوریشن ود نادرا جو ہے اس ووٹر لسٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ ووٹر لسٹ نادرا نے کہا ہے کہ ہم اپریل میں یہ اپڈیٹڈ ووٹر لسٹ جاری کریں گے. اس لیے اپریل کا بھی مہینہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید اپریل میں جو ہے وہ یہ الیکشن کروا دیے جائیں. تو اب نور الحق صاحب کے پاس جو ہے وہ 3 آپشنز ہیں. وہ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اسمبلی فوراً ڈیزالو کر لیں اور 90 ڈیز میں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن الیکشن ہو جائے, لیکن 90 ڈیز تک یہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوگی, اور اس پرانی ووٹر لسٹ پر کوئی مانے گا نہیں کہ الیکشن کرائے جائیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, خود ہی ریزائن کر دیں, وہ بھی وہ نہیں کر رہے ہیں, شاید ان کے دماغ میں کوئی پلاننگ چل رہی ہے اس حوالے سے. تیسرا یہ ہے کہ وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ اس کو فیس کرے, جو کہ PPP 2 دن سے دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ نمبر پورے ہیں, لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن نہیں لائے ہیں. سو لیٹس سی کہ بڑی انٹرسٹنگ چل رہی ہے اس وقت کشمیر کی سیاست. لیٹس سی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.
इसके अलावा जी पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स डकी भाई के खिलाफ जो है वो एक केस दर्ज हुआ था। और डकी भाई का रियल नेम जो है सादुर रहमान है, सब जानते हैं इनको, बेतहाशा जो है वो इनकी फॉलोइंग है, लेकिन इनके हालात जो है वो काफ़ी नाजुक हालात जो है वो इस वक्त चल रहे थे। हुआ क्या था, इन पे तो ये इल्ज़ाम था कि ये अपने सोशल मीडिया पे जो ये बेटिंग एप्स होती हैं उसको प्रमोट करते हैं, इन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था और इसी इल्ज़ाम के सिलसिले में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिर इनके बहुत सारे अकाउंट्स थे, उनको भी जो है वो सील कर दिया गया था और बल्कि कहा गया कि इनके अकाउंट्स में से कोई 2 बैंक अकाउंट्स में से 21 करोड़ रुपए जो है वो भी बरामद हुए हैं। लेकिन इस केस ने जो है वो एक नया मोड़ ले लिया कुछ दिनों पहले, और ये केस जो है वो अब बदल कर बदउनवानी और रिश्वत का केस जो है वो बन चुका है। और ये कैसे, ये ऐसे बना है कि जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको NCCIA कहते हैं, उन पे जो है उनके अफसरान पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने बदउनवानी की है, रिश्वत ली है, हरास करके ये पैसा जो है वो डकी भाई से लिया है और इस पे जो है वो उन पर जो है वो एक केस भी किया गया है। अब हुआ क्या है, ये बताया गया है कि डकी भाई के जो ख़ानदान वाले हैं उनसे 10 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो रिश्वत वसूल की है कुछ अफसरान ने। और ये केस लाहौर की जो FIA है उनकी एंटी करप्शन सर्कल जो है उसमें ये केस दर्ज हुआ है। ये NCCIA के बारे में मैं पहले बता दूं कि ये FIA का जो साइबर विंग था, ऐसा लग रहा था पहले, ये कहा गया कि वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, तो फिर जो है अब एक ये उससे हटकर, FIA से हटकर एक नया विंग जो है वो बनाया गया, एक नई एजेंसी जो है वो कायम की गई जिसको कहा गया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि ऑनलाइन क्राइम जो होते हैं, ऑनलाइन जो भी बदउनवानियाँ होती हैं उसको जो है वो टारगेट करते हैं। अब डकी भाई के साथ ये हुआ कि NCCI के जो अपने ही अफसरान हैं वही रिश्वत लेते हुए जो है उन पे ये केस हो गया है FIA का। और NCCI के वैसे तो मुताबिक सादुर रहमान जो कि डकी भाई हैं, उन्होंने खुद तफ्तीश के दौरान ऑनलाइन जुए को फ़रोग देने के मामले में मुलव्वस होने का एतराफ़ भी किया है। लेकिन डकी भाई की जो अहलियाँ हैं अरूब जतोई, उन्होंने ये शिकायत दर्ज की कि ये जो NCCI के ऑफिशियल्स हैं ये हरास कर रहे हैं, ये हमसे रिश्वत ले रहे हैं और इनके ख़ानदान से 10 करोड़ रिश्वत जो है वो कहा जा रहा है कि ली गई है। और इसमें तकरीबन 9 अफसरान जो हैं उनके नाम, एक FIR जो है वो भी कट गई है आज के दिन, और 9 अफसरान के नाम जो है वो उसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से जो एडिशनल डायरेक्टर हैं चौधरी सरफराज वो भी शामिल हैं। और ये वही साहब हैं जो पिछले महीने मंसूर अली ख़ान की पॉडकास्ट में भी नज़र आए थे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी आकर ईमानदारी और दयानतदारी के जो है ये लेक्चर्स दे रहे थे काफ़ी ज़्यादा। वो पॉडकास्ट भी जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये मेन जो है वो अफसर थे एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज। लाहौर के डेप्यूटी डायरेक्टर एक्टिंग इंचार्ज जवार अहमद, सब इंस्पेक्टर अली रज़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज, सब इंस्पेक्टर यासिर रमज़ान और असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा ज़फ़र भी जो है वो इन नामों में शामिल हैं। इनमें से 6 अफसरान जो हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, 6 अफसरान जो हैं वो कई दिनों से लापता थे जब तक कि FIA ने कल इन्हें गिरफ्तार ना कर लिया। तो ये कल जो हैं वो पेश हुए हैं, FIA ने इनको गिरफ्तार किया है, जबकि ये इतने दिनों से 6 अफसरान जो है इतने दिनों से लापता थे। और बार बार ये खबर आती थी कि आज NCCI के ये अफसर जो है वो लापता हो गए, आज ये अफसर जो है वो लापता हो गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के जो NCCI के डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद उस्मान, जो ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं, उनके साथ ही डिप्टी डायरेक्टर आइज़ खान और सलमान अजीज़ भी इसमें शामिल हैं। तो ये 3 नाम भी जो है वो इसमें शामिल हैं, मोहम्मद उस्मान, इसके अलावा आइज़ खान और सलमान अजीज़। तो 6 तो वो लोग हैं जो कि गायब रहे, 3 ये लोग हैं, तो 9 लोगों के ऊपर जो है वो ये FIR कटा दी गई है। मतलब NCCI वो इदारा है जिसने हमें प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट ऑनलाइन क्राइम, लेकिन उसके अफसर जो हैं वो खुद ही ये क्राइम जो है वो करते हुए पकड़े गए हैं। मतलब शाबाश है। खैर, FIA की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में इनकी गिरफ्तारी की तस्दीक करने से पहले ये 6 अफसर कई रोज़ से लापता थे और ये लोग रिश्वत और एक्सटॉर्शन के केस में मुलव्वस होने की वजह से ही अचानक से गायब हुए थे। तो ये खुद ही से जो है वो गायब भी हो गए थे, अल्लाह जाने कैसे गायब हुए थे, लेकिन उन पे ये केस था और इस केस में इनका नाम आ रहा था और फिर ये उसके बाद जो है वो गायब हो गए हैं।
इसके अलावा FIR के मुताबिक शोएब रियाज जो हैं उन्होंने अपने फ्रंट मैन के ज़रिए जो है, उनका एक फ्रंट मैन था जिसके ज़रिए उन्होंने ढक्की भाई के ख़ानदान को कहा था कि 10 करोड़ जो है वो आप ये मेरे फ्रंट मैन है इसके साथ डील करें और इसको जो है ये दे दें। तो तकरीबन ढक्की भाई के ख़ानदान से कुल 90 लाख रुपए हड़प किए। पहले 60 लाख रुपए अरूप जतोई जो कि ढक्की भाई की बीवी हैं उनको कहा गया कि मैं आपको रिलीफ दिलवाने के बहाने जो है वो ये वसूल किए गए। फिर जो ढक्की भाई के करीबी दोस्त हैं उस्मान, उन्होंने ये पैसे अदा किए। फिर ढक्की भाई का जुडिशल रिमांड कराने के लिए मजीद 30 लाख रुपए का चेक जो है वो उन्होंने वसूल किया। तो ये जो हैं ये शोएब रियाज साहब हैं जो कि मेन इसमें अफसर थे जो कि ये तफ्तीश कर रहे थे इस पूरे मामले की। FIR ये भी कहती है कि रियाज साहब ने ढक्की भाई के वकील चौधरी उस्मान के साथ मिलकर ये सब किया और रकम की तकसीम भी हैरान कुन है। 50 लाख रुपए जवार अहमद के दोस्त को महफूज रखने के लिए दिए, 5 लाख रुपए हर एक को, मतलब सलमान अजीज, वकील जो हैं चौधरी उस्मान और एडिशनल डायरेक्टर सरफराज, इन सबको भी 5-5 लाख रुपए दिए और रियाज ने खुद जो है वो 20 लाख रुपए रख लिए। तो ये जो है ये NCCCI के कारनामे हैं और तफ्तीश में ये भी सामने आया कि ये तमाम अफसरान जो हैं वो एक नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। वो कॉल सेंटर्स में, जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनमें, ऑनलाइन फ्रॉड, हर चीज़ में वो मुलव्वस हैं और रिश्वत लेते हैं, महाना रिश्वत जो है वो लेते हैं। तो ये एक सोचा समझा जो है नेटवर्क है जो कि चल रहा है, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जो कि चल रहा है और लोगों को इस तरह से हरासा करता है, रिश्वत लेता है और अपना हिस्सा निकालता है और फिर ये बाकी ऊपर टॉप तक जो है, ये आला अफसरान तक जो है वो ये पैसे भेजे जाते हैं। तो ये जो है मामला है जो कि अभी सामने आया है। लाहौर के जो सरफराज और जवार जो अफसर हैं हर माह 10 लाख रुपए इस्लामाबाद के मोहम्मद उस्मान और आयस खान को जो है वो देते हैं, जो फिर ऊपर लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाता है के जो है वो कारनामे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। NCCCI जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म की गई थी कि लोगों के जो ऑनलाइन मसाइल हैं, जो ऑनलाइन क्राइम्स हैं, उनको जो है वो केटर कर सके, लेकिन NCCCI जो है वो या तो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही होती है और या फिर जो है वो इस किस्म के कारनामे कर रही होती है। बड़ा अच्छा जो है वो बेनज़ीर साहिबा जो हैं काफ़ी एक्टिव होती हैं ट्विटर पे, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है पॉइंट आउट किया कि ज़्यादातर तो NCCCI और जो उसके तमाम लॉज हैं वो टारगेट कर रहे होते हैं जर्नलिस्ट को, सिविल सोसाइटी को, जो अपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं उनको। अभी हमने देखा था शंदाना गुलजार को भी जो है वो टारगेट किया था कि उन्होंने फ़ेक तस्वीरें और वो चलाई हैं जब उन्होंने शहबाज शरीफ उन्होंने भी तस्वीर लगा दी थी माशाल्लाह से कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर से जो है वो मिल रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तस्वीर गलत थी, तो खैर उनको भी जो है वो टारगेट किया गया। लेकिन जो हुकूमत खुद मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, उनके अपने मिनिस्टर्स जो ये काम करते हैं उनको जो है वो उन्होंने कभी टारगेट नहीं किया। जो उनके अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या उनकी जो रूलिंग पार्टी के लिंक्ड अकाउंट्स हैं उनसे क्या क्या पोस्ट होता है उस पर NCCCI ने कभी जो है वो एक्शन नहीं लिया। अभी रिसेंटली इसकी एग्जाम्पल ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो ये पोस्ट हुआ था कि इंपीरियल कॉलेज जो है वो कैंपस खोलने जा रहा है शरीफ सिटी लाहौर में, और फिर हमने देखा कि इंपीरियल कॉलेज की तरफ से जो है वो इसकी तरदीद भी आई कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इतनी बड़ी बात आप करके और आप ऐसे ही निकल जाएं और आप CM हैं एक सूबे की और कोई एक्शन नहीं। ऑब्वियसली आज़मा बुखारी साहिबा ने जो है वो पिक्चर पोस्ट करके कह दिया कि जो नए KP के CM हैं उन्होंने तो देखें ये कायदे आज़म की तस्वीर ही हटा दी है अपने ऑफिस से, और फिर बाद में जो है वो तस्वीरें आई और पता चला कि नहीं वो तस्वीर जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली NCCCI जो है वो ये काम कर रहा है इस वक्त और ये इनका एफिशिएंसी लेवल जो है वो नज़र आ रहा है। वैसे भी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो वैसे भी खुश नज़र नहीं आ रही। नेशनल क्राइम जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने एक मीटिंग की है और वो मीटिंग वो खुद जो चेयर कर रही थी उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि द साइबर क्राइम विंग विल बी एस्टैब्लिश्ड इन पंजाब टू कर्ब द मिसयूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो उनका कहना है कि NCCCI से वो नाखुश हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वहाँ पर उनको नहीं सुना जाता और ये एजेंसी जो है वो सही तरह से उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने में नाकाम रहा है। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि FIA के साथ ये साइबर क्राइम विंग था जिसको अलग करके NCCCI
NCCCIA जो है वो बना दिया गया है और इसका काम है कि ये क्राइम्स को, जो ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उनसे लोगों को बचाए और उनकी मदद जो है वो करे। और आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट जो है वो दायर कर सकते हैं कि फला शख्स जो है वो आपको हरास कर रहा है या आपको थ्रेट्स दे रहा है या हम आपसे रैंसम मांग रहा है या कोई फ्रॉड जो है वो आपके साथ हो रहा है। तो ये आप जैसे लोगों के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा और जो पंजाब हुकूमत है वो कुछ और ही चाहती है। उनको भी आपकी और मेरी फिक्र नहीं है। उनको फिक्र ये है कि जो शरीफ फैमिली पे जो लोग ऑनलाइन अटैक करते हैं, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनको जो है वो मज़ा नहीं चखा रहा है NCCCI। तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा उनके ख्याल में। उनका कहना है कि जैसे कि कुछ मिनिस्टर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनकी फॉर लेट्स से आज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि उनकी जो ऑनलाइन कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, वो जो इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए और उन पे जो है वो कार्रवाई की जाए। तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनको लग रहा है कि जो टारगेट करना चाहिए जिन लोगों को स्पेसिफिकली, उनको सही से टारगेट नहीं किया जा रहा, सही से टाइट नहीं किया जा रहा, जो कि ज़्यादातर उनके जो है वो पॉलिटिकल ओपोनेंट है। तो ये चैलेंज जो है वो फेस कर रही हैं मरियम साहिबा और की जो टीम है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया को हैंडल करने के हवाले से। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना ही जो है वो साइबर क्राइम विंग बना ले ताकि ये मसले मसाइल जो है वो हल हो जाए। तो NCCCI जिसकी जिम्मेदारी बेसिकली ये है कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर कि जिस तरह से एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड्स वहाँ पे नाजेबा तस्वीरें या नाजेबा चीज़ें लगाकर ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेट करते हैं, रैंसम के लिए थ्रेट करते हैं, कभी लाइफ थ्रेट करते हैं, उनके लिए ये इदारा जो है वो काम करे। लेकिन इसके बजाय, जैसा कि मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया, इसके बजाय जो है वो और चीज़ों में, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जो है वो NCCCI बिजी है। लेकिन फिर भी मरियम साहिबा जो हैं वो इस पे अभी तक सेटिस्फाई नहीं है। इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को लेकर वो चाहती हैं कि इसमें मज़ीद जो है वो शायद सख्ती नज़र आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि पंजाब जो है वो अपना ही विंग बनाएगा। वैसे ही इनके पास इतना ज़्यादा बैकलॉग होता है, अभी मैं पढ़ रही थी कि इनके पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग है और बहुत ज़्यादा मैन पावर शॉर्टेज जो है वो इस इदारे के पास नज़र आ रही है। और उसमें अगर हुकूमत के लोग जो है वो ये चाहेंगे कि उनके मामलात से डील किया जाए, तो जो आम आवाम के मामलात हैं, हरासमेंट के, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के, उनको कौन डील करेगा।